आज हमारे साथ मौजूद हैं सुजीत कुमार जी। बीजेपी से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। ओडिशा के एक सुदूर रिमोट गांव से इनका ताल्लुक है, नाम है कालाहांडी। हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, बड़ी पढ़ाई करके आए हैं। आज उनसे बात करेंगे खास वकीलों के बारे में, वकालत के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, देश की अदालतों के बारे में और थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में। स्वागत है सुजीत जी आपका द लीजेंड्स के शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कालाहांडी से हार्वर्ड तक का सफर कैसे तय किया आपने? कालाहांडी हमारा जिला है जी और जैसे आपने बताया ये उड़ीसा के भुवनेश्वर हमारी जो राजधानी है उससे काफ़ी दूर है। जी और मैं वहाँ पे पढ़ाई की अपनी 12 ट्वेल्थ तक। ट्वेल्थ के बाद मैं सबको इंजीनियरिंग मेडिकल दे रहे थे तो मैंने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दे दी। अच्छा। तो मुझे इंजीनियरिंग एंट्रेंस में मिल गई। वहाँ पे फिर इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद मुझे इन्फोसिस में नौकरी मिल गई। इन्फोसिस उस समय बहुत बड़ी नाम हुआ करती, अभी भी है। तो ये 98 की बात है। तो मैंने फिर इन्फोसिस में नौकरी जब किया तो मुझे लगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है कॉर्पोरेट जी। लाइफ में। और मुझे बचपन से ही लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ जुड़े हुए रहना, ये सब बहुत पसंद था। तो मैंने 2002 में इन्फोसिस छोड़ दी और एक एनजीओ मैंने ज्वाइन किया। वही नवापड़ा करके और एक ज़िला है कालाहांडी के बगल में। अच्छा। और एक दूर एकदम रिमोट वहाँ पे एक ब्लॉक था, वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया और वहीं रहता था मैं। तो इन्फोसिस छोड़ के एक छोटी सी एनजीओ में एक रिमोट ब्लॉक में काम करना एक बहुत ही बड़ी, इट वाज ए ह्यूज चेंज। तो मैंने 2.5 साल वहाँ पे काम किया। इसी बीच में मुझे लगा कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ पे तैयारी शुरू की। उस समय डायल अप कनेक्शन था इंटरनेट का। तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो मेरे दोस्त बीएसएनएल चलता था। हाँ, वो यंग थे, मेरे दोस्त बन गए। तो उन्होंने मुझे जो डायल अप कनेक्शन उनके क्वार्टर में लगा हुआ था, वीडियो के क्वार्टर में, तो उन्होंने हाँ। शाम को मुझे उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या दिया उम्र मुझे। थी इस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र थी 26-27 साल की। जी और फिर मैं पहले तो मैं पीएचडी करना चाहता था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैंने देखा कि 5-6 साल बहुत ज़्यादा लंबा समय है। तो मैंने फिर सोचा एमबीए में करूं, प्लीज ताकि 1-2 साल में मैं पढ़ाई करके फिर से मैं काम में लग जाऊं। जी तो मैं कैट के लिए तैयारी की। कैट में मुझे आईआईएम अहमदाबाद को छोड़ के बाकी सारे आईआईएम से कॉल आए। अच्छा। और फिर मैं जीमैट की एग्ज़ाम भी दी मैंने। तो मैंने 1 साल की एमबीएस जो है वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब में मैंने अप्लाई किया। ऑक्सफोर्ड से मुझे एडमिशन भी मिली और पूरी स्कॉलरशिप भी मिली, अरे वाह। फुल स्कॉलरशिप। तो मैंने ऑक्सफोर्ड एमबीए की। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड चला गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अरे वाह। काम करने के लिए। जी फिर वहाँ से मैं हार्वर्ड में मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कालाहांडी, ऑक्सफोर्ड, तो स्विट्जरलैंड। लेकिन मेरे मन में ये क्लैरिटी थी कि मैं विदेश में नहीं रहूँगा। अच्छा। कुछ साल काम करूँगा, पढ़ाई लिखाई करूँगा, फिर वापस अपने देश आऊँगा। तो 2011 को मैं जी। ऑक्सफोर्ड की मेरी जो सेकंड डिग्री मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने जिसका जिक्र किया, वो ख़त्म होने के बाद फिर मैं वापस आ गया देश। लॉ किस बीच किया आपने? जब मैं इन्फोसिस में था तब। अच्छा, तभी उस आपने समय हाँ, उस समय पार्ट टाइम लॉ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पार्ट टाइम लॉ अलाउ चलन था उस चलन समय। था। और तो मैं इन्फोसिस में रहते हुए मैंने पार्ट टाइम लॉ की और 3 साल में ख़त्म हो गया एलएलबी। लेकिन मैं लॉ, मेरे पिताजी बहुत ही एक नामदार वकील, अभी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कालाहांडी में। उन्होंने 4 किताबें भी लिखी है लॉ पे। अरे वाह। हाँ, और उनकी कौन सी किताबें हैं? एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उन्होंने 1990 में पब्लिश की थी, जो बेस्ट सेलर था, नेशनल बेस्ट सेलर था। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कई सालों तक वो, फिर अभी तो बहुत सारे उसके प्रोविजन डायलूट हो गए। तो एक लीडिंग केसेस पे उन्होंने लिखी है। तो ऐसे बहुत ही एकेडमिक ओरिएंटेड लॉयर थे वो। तो उनके ऑफिस में बैठ के मैं पढ़ता था जब बचपन में छोटा था। तो उससे मुझे लॉ के प्रति एक बहुत ही तो रुचि पिता आई। की वजह से आपने लॉ ज्वाइन किया? नहीं, देखिए लॉ में मेरी एक रुचि थी बचपन से ही। और लॉ मुझे लगता था कि हर किसी को लीगल नॉलेज आनी चाहिए, जरूरी। सबके पास होनी चाहिए लीगल नॉलेज। और मुझे एक इंटरेस्ट है, पढ़ाई में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ पढ़ने में, लिखने में शौक़ रहता है। तो मैंने देखा कि इन्फोसिस में जब नौकरी कर रहा था, समय था काफ़ी, तो मैं लॉ कर लेते हैं। तो ये उस समय नहीं सोचा था कि मैं कभी जाके फ्यूचर में मैं प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन जब मैं इंडिया वापस आने का, मैं 2011 को जब मैंने मन बनाया,
तो मैं ये मेरी क्लैरिटी थी कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाऊंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, और राजनीति में आने का भी मेरा मन था। लेकिन राजनीति में मैं देखा कि मुझे तो पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है, जो मेरे सेविंग्स है ठीक है, मुझे कुछ साल तक वो मेरे सेविंग्स काम आएंगे, लेकिन उसके बाद तो मैंने इसलिए जब 2011 को वापस इंडिया आया तो लीगल प्रैक्टिस मैंने शुरू किया। हाँ। वकीलों को लेके एक बड़े मशहूर शायर हैं अकबर इलाहाबादी। अच्छा। उनका एक शेर है ना कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो अकबर इलाहाबादी के चश्मे से उन्होंने वकीलों को शैतान ही माना। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, हाँ, ये मैं एक जनरेशन पहले का बात करता हूँ। उस समय ये जरूर है कि उस समय माता पिता लोग नहीं चाहते थे कि उनका बेटा वकील बने। बहुत सारे वकीलों के बेटे भी उनको अगर आप पूछेंगे तो स्ट्रगल बहुत है ना, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल, पर्टिकुलरली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए तो बहुत आज भी है। लेकिन अभी चेंज हो गया। अभी तो नेचर ऑफ लॉ हैज चेंज। लॉ डज नॉट मीन ओनली गोइंग टू द कोर्ट, लिटिगेशन। लॉ, अभी इतने सारे नए फ्रंटियर्स ऑफ लॉ आ गए हैं, टेलीकॉम लॉ, न्यूक्लियर लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, मीडिया लॉ, एआई लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ। तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और पर जो मजा है ना वो लिटिगेशन में बिल्कुल, बड़ा, बिल्कुल। हाँ, पैसे का बड़ा रिस्क है। अब वो एक यक्ष प्रश्न है कि घर चलेगा कैसे चलेगा। शुरू के 10 साल डिफिकल्टी है, पर्टिकुलरली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक प्रोविजन होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जी। और जो सीनियर लॉयर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो जूनियर्स उनके चेंबर में हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दें। मेरे ऑफिस में जितने जूनियर्स हैं सबको मैं सैलरी देता हूँ जी, सबको सैलरी देता हूँ, डिसेंट सैलरी। बट जूनियर को ये समझना पड़ेगा सुजीत साहब कि मेहनत बहुत जरूरी है। हाँ। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो डे वन से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वो राम जेठमलानी साहब की तरह काम करने लगे जी, या किसी स्वनाम धन्य जो दूसरे लॉयर्स उनकी तरह वो सक्सेसफुल हो जाए, वो संभव नहीं। अच्छा, वो चाहते हैं कि ओवरनाइट हो जाए, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में वो नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट होकर वो पेशा छोड़ देते हैं। बिल्कुल। देखिए, ओवरनाइट सक्सेस तो कोई भी पेशा में नहीं है। और लॉ एक ऐसा पेशा है जहाँ पे आपको आखिरी दिन तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें बहुत मेहनत है, इसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। Perhaps no other profession can give you so much of satisfaction as an intellectual, as a change maker. Absolutely. तो इसमें अगर आपका मन नहीं है तो मेरे सुझाव से नहीं करना चाहिए। और आपको अगर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा और उसे एंजॉय करना पड़ेगा। एकदम, यू हैव टू एंजॉय इट। इसमें इधर यू एंजॉय इट और यू डोंट एंजॉय, देयर इज नो मिडिल पाथ। ये कोई नौकरी तो है नहीं। नौकरी तो है नहीं। अच्छा, वकालत तपस्या, ये बात समझ नहीं पाते लोगों को, लगता है बस वकालत कर ली अब तो बस भर भर के पैसा आएगा। देखिए, इसलिए कहते हैं ना कि यू प्रैक्टिस लॉ, यू डोंट जैसे जॉब, आई एम डूइंग ए जॉब बट यू आर नॉट डूइंग द लीगल प्रोफेशन, यू आर प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज अंटिल द वेरी लास्ट डे ऑफ योर लाइफ यू आर स्टिल लर्निंग। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस। तो कोर्ट में जब एक समझदार वकील जाता है तो वो हारने और जीतने के लिए नहीं जाता, वो पूरी कोशिश करने के लिए जाता है। आप इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, यू गिव योर बेस्ट, यू प्रिपेयर ए मैटर and then you prepare it thoroughly and you present prepare best, try best. absolutely हारना जीतना तो दूसरा। बहुत बार क्या होता है ना, नुआंसेस होते हैं, तो वो बहुत ही माइन्यूट नुआंसेस होते हैं, और उसमें फिर बेंच का वो जो उसी समय में उनका जो माइंडसेट है, उनका जो डिस्कशन है, उसके ऊपर निर्भर करता है। दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव फेल्ड। आपने अगर वो आपके फेवर में नहीं गया वो मैटर, दैट डज नॉट मीन यू हैव फेल्ड एज ए लॉयर और आप हार गए, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है ना, बहुत बार वो थिन ग्रे एरिया होता है, ग्रे जोन, मतलब इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, मेनी अ टाइम्स इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। तो इसलिए ए गुड लॉयर विल ऑलवेज earn the respect of the legal fraternity and the bench. तो हारना जितना तो नहीं, आप कोशिश अगर करते तो क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होता है कि कोशिश की है और पूरे मन से पूरी कोशिश की है, वो दिख जाता है। अब जैसे हम लोग कई मैटर में सुप्रीम कोर्ट में एंगेज होते हैं, कई में हाई कोर्ट में, कई बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम नहीं हो पाया, बट क्लाइंट ने बोला नहीं साहब हमको आप ही के साथ स्टे करना है।
फिर वो हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ, बोले नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट तक में जाइए। हमने कहा भाई किसी और से भी ट्राई कर लो, नहीं साहब आप ही से होना है। वो दिख जाता है, वो देखिए दिख आप, जाता वो है। दिख जाता है, वो आपका जो सिंसियरिटी और आपका जो ऑथेंटिसिटी वो छुप नहीं सकता है। तो क्लाइंट्स भी तो वो देखते हैं कि हमारे वकील साहब वो कितने सच्चे हैं हमारे लिए, किस तरह से किस लगे तरह से पड़े लगे हैं। हुए हैं, वो दिख जाता है। और आजकल बहुत ऐसे वकील हैं जो मैटर ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं क्लाइंट से, और उसके बाद ड्राफ्टिंग भी नहीं करते हैं, किसी से डेट, करा। हाँ एकदम, ये तो बहुत चल रहा है। तो और कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट कई बार मैं देखा हूँ जी। वो जैसे कई मैटर्स में वो कन्विक्ट ही करता है, कन्विक्शन उनका मतलब नॉन बन गया है। उनको ये शो करना होता है, कि- भगवान जाने क्या इशू है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट बहुत हैं। स्ट्रिक्ट है। ये भी है, कई बार कई ऐसे बार डरते भी हैं, डरते भी हैं, एक्शन क्योंकि ना हो जाए। कुछ जजेस अभी एलिवेशन के लिए उनका नाम चल रहा होता है, तो कंप्लेंट हो जाएगी अगर कंप्लेंट हो जाएगी, कभी एक्विटल कर दूंगा तो। मीडिया ने कुछ अलग उसको तरीके से उसको पब्लिश किया, तो उनका फिर वो जो रेपुटेशन टार्निश होगा, तो उनका जो चांसेस एलिवेशन का वो रुक जाएगा। बहुत नौकरी सारे- चली ना जाए अलग हाँ, बात है। ऐसी बात है। तो सेफेस्ट ऑप्शन इज टू कन्विक्ट, कन्वर्ट करो जाके तो अपना हाई कोर्ट अपना हाई कोर्ट देखना में है। ले वो, तो ये भी एक मैटर है। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लॉयर के लिए तो है, क्लाइंट के लिए, वो जो जेल में है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो बढ़ती हुई शिकायतें हैं, कुछ भी बनाए और जज के खिलाफ शिकायत कर दिया, वो जज साहब अब हैरास हो रहे हैं, वो जवाब देते फिर रहे हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंज रहा है। सोशल मीडिया के युग में और ज़्यादा चैलेंज बन गया, ये चैलेंजिंग बन गया। सोशल मीडिया तो एक तरह से, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत डेंजरस तरीके से, मतलब किसी, मतलब कोई भी मैटर हो, जज की फोटो बना दिखा दे रहा है, कोई भी अमाउंट लिख दे रहा है। और शायद सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई आदमी अपने आप में एक लेखक बन गया है, राइटर बन गया है, एकदम एकदम एकदम। कुछ भी लिख दे रहा है। अब हम लोग के राजनेता लोगों का देखिए आप, हाँ, पॉलिटिशियन का तो इतना बुरा हाल हो रखा है इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। ना कोई प्राइवेसी है, कोई कुछ भी लिख देता है, कुछ भी एआई लिख देता है। जनरेटेड इमेजेस बना के छोड़ देते हैं। अब आप कितने बार जाके आप समझाते रहेंगे, कितने आप क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे कि ये मेरा फोटो नहीं है, ये एआई जनरेटेड है, सिंथेटिक इमेज है, एकदम कुछ भी लिख देते हैं। और ओरिजिनल से ज्यादा ऑथेंटिक आजकल एआई फोटो एआई लगता फोटोज है। लगते हैं, और तो कोई कुछ भी कमेंट लिख देता है। तो आप इसमें गार्डरेल्स अभी है नहीं, लॉ अभी हमारे देश में है नहीं। अभी आप देखिए जो एआई जनरेटेड इमेजेस बना के जो ग्रॉक यूज़ करके जो अपनी जो महिलाओं की, जी जी, अभी कुछ महीने पहले फिर एक्शन हुआ एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विल स्टर्न एक्शन। हमारी के मैं आईटी कमेटी में था, तो उस समय आईटी कमेटी फ्लैग्ड इट। तो ये सब देखिए आप, इतना अभी जो डीप फेक इतना बड़ा एक न्यूसेंस बन चुका है, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा एक एआई का दौर आ गया है, सुविधा है, बट इससे बड़े सारे, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने एक किताब लिखी है एआई ऑन ट्रायल। जी। सो आपका सीधा संदेश उस माँ या उस पिता के लिए क्या होगा जिन्होंने अपनी सारी कमाई, सारी पूंजी बेच के बच्चे को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, वो नौकरी के लिए आगे आया है, क्या थ्रेट है उसकी नौकरी को? उस माता पिता को आप क्या बताएंगे? देखिए एआई इज ए रियलिटी, वी आर लिविंग इन एन एआई वर्ल्ड। इससे आप भाग नहीं सकते। तो एआई इज इनएविटेबल। तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो वी बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये ज़रूर है कि एआई की दुनिया में नौकरियां पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जी, खासकर आईटी जॉब्स, अकाउंटेंसी, खासकर लीगल प्रोफेशन, पैरालीगल्स। जी, जी। पैरालीगल्स की तो शायद ज़रूरत ही ना हो। तो ये सब जो नौकरियां हैं ये बहुत खतरे में है। आने वाले 5 से 10 साल में एआई रिप्लेस करता दिख रहा है वकीलों को, डॉक्टर्स को, वेब इंजीनियर्स को। डिजाइनर्स, कंटेंट डिजाइनर्स। देखिए मेरा ये किताब जो आपने जिक्र किया, जी, 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 इसका जी। कवर पेज इज एआई जनरेटेड, और इसका मैंने डिस्क्लेमर भी दिया ये। तो अगर नॉन एआई वर्ल्ड में मैं किसी डिजाइनर को 25-30 हज़ार रुपया देता कवर आराम डिजाइन से करने का, तो अभी मैं मतलब 1 रुपया खर्च नहीं करके ये कवर डिजाइन ये पूरी एआई जनरेटेड है, नहीं, सिर्फ ये कवर पेज। ओनली कवर। हाँ, कवर पेज, मतलब पूरा कवर पेज एआई जनरेटेड। जनरेटेड, उसका हम लोग डिस्क्लेमर भी दिए हैं, दैट जी, 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 एआई जी। जनरेटेड। तो ये देखिए अभी जो डिजाइनिंग पब्लिशर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, इनका नौकरी खतरे में है। लेकिन ये ठीक है कि कुछ जो नौकरियां हैं ये खतरे में है, लेकिन न्यू जॉब्स भी क्रिएटेड। और जो जॉब्स में आप डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स को लेकर आएंगे तो उसमें
जो आदमी वकालत पढ़ के आया हुआ है हाँ। या मेडिकल की पढ़ाई करके आया हुआ, इंजीनियर बन के आया है, वो और क्या करेगा अगर उसकी जगह रिप्लेस कर देता है एआई? देखिए कुछ चीज़ें एआई कैन नेवर रिप्लेस। अभी इसमें मैं मसलन? अभी देखिए एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड जो चल रहा है, लोग एआई के जरिए सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विच इज़ सो डेंजरस। जी। क्योंकि एक डॉक्टर कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। डॉक्टर आपका फैमिली हिस्ट्री देखता है, डॉक्टर आपका कंप्लीट हिस्ट्री देखता है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका मूड्स क्या है, आपका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका स्ट्रेस कितना है, जो एआई कभी नहीं दे सकता। एआई ये सब देखता नहीं। एआई को आपने सिम्टम्स दिया, मेरा हेडेक है, मेरा वॉमिटिंग है, मेरी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इतना है, एंड देन बेस्ड ऑन दोस इनपुट्स एक हेल्थ मॉडल में आपने दिया, वो आउटपुट दे दिया कि ये मेडिसिन आप 4 बार लीजिए। तो ये बहुत डेंजरस है। ये शॉर्ट टर्म आपको हो सकता है बेनिफिट दे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत ही खतरा है। तो ऐसे जैसे आपने ये क्या कहा, गुड लॉयर्स विल नेवर बी रिप्लेस्ड, क्योंकि वकालत में देर आर लॉट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। आपने एक बात कह दी ना, गुड लॉयर्स। व्हाट अबाउट एवरेज लॉयर्स, जिनकी ज्यादा संख्या है, लाखों लाख लोग बेरोजगारी के एज पे खड़े हुए हैं। एकदम एकदम। देखिए आजकल ये एआई को यूज करके आपको एक रिटन सबमिशन या फिर एक ड्राफ्ट पिटिशन आप 10 मिनट में कर सकते हैं। नहीं, ये जो बुक है आपकी एआई ऑन ट्रायल, इसमें आपका मेन क्रक्स क्या है? इसमें जो एआई मॉडल्स हैं, जी जी। चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, क्लाउड हो, या फिर जो सर्वम हो इंडिया का, जो भी छोटे मॉडल्स हो या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनका लीगल लाइबिलिटी क्या है? कल आपने चैट जीपीटी के जरिए आपने कुछ किया एंड दैट इज एन ऑफेंस, तो लीगल लाइबिलिटी किसका है? आपका है, चैट जीपीटी का है तो क्या है उसमें? उसको कौन सी सेक्शंस ऑफ आईपीसी या बीएनएस से पनिशमेंट है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक 14 साल का बच्चा जी। फ्लोरिडा में यूएस में कमिटेड सुइसाइड। वो एक character.ai करके एआई मॉडल, उससे दोस्ती की उस बच्चे ने, और ये बहुत कॉमन होते जा रहा है। आपको लगेगा कि क्या बातें, लेकिन ये बहुत कॉमन होते जा रहा है कि आजकल के टीनेजर्स रियल वर्ल्ड में नहीं रह के वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो ये जो 14 साल का लड़का था, ये character.ai चैट बॉट के साथ इसने दोस्ती की, उसके साथ अपना सारा शेयर करने लगा, और रियल वर्ल्ड से उसने अपने आप को दूर रखा। अच्छा। और फिर ये जो चैट बॉट था, इसको सुसाइड करने के लिए मोटिवेट करता है, और ही कमिटेड सुसाइड। तो एबेटमेंट टू सुसाइड इज ए क्राइम। दुनिया भर में ऑलमोस्ट ऑल द जुरिडिक्शंस में ये एक ऑफेंस है। लेकिन इन लेट्स से 306 आईपीसी, एबेटमेंट टू सुसाइड, एबेटर हैज टू बी ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होना चाहिए। यहाँ पे कौन है एबेटर? तो इसमें लीगल लायबिलिटी किसका है? एक 14 साल का बच्चा का जान गया है, तो किसको आप इसमें एक्यूज मानेंगे? जी जी। जो इंजीनियर्स जिन्होंने कोड लिखा है वो स्टार्टअप कंपनी का, वो शायद बैंगलोर में बैठे हैं या सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, या जो ओनर ऑफ दैट स्टार्टअप कंपनी character.ai, कौन है? या इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा दिया है पूरा ही बनाने का। तो इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि किताब में आंसर है इसका, किसी के पास नहीं है, बिकॉज इट्स ए न्यू फील्ड विच इज इवॉल्विंग। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अभी जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, अब कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में सेल्फ ड्रिवन कार्स चल रहे हैं। अगर कल ये सेल्फ ड्रिवन कार किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो हु इज लायबल? ठीक है, तो इवॉल्व हो रहा है। दिस इज जुरिस्प्रूडेंस, इसका जो है ये इवॉल्व हो रहा है। तो ये किताब में मैंने ऐसे कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, और इनमें मेरा जो इरादा है कि सरकार इस पे विचार करे, क्योंकि अगर कोई गवर्नेंस फ्रेमवर्क नहीं होगा एआई का, तो आगे चल के एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, डिफेक्ट्स वीडियोस बन रहे हैं, तो इसका एक कानून आना चाहिए। पर एक चीज़ तो वहीं जस का तस रह जाती है कि नौकरियां जाएंगी, उन्हें आप नहीं बचा सकते, वो इनविटेबल है। नई नौकरियाँ आएंगी, नई नौकरियाँ आएंगी, और ये स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड, वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड। तो जो लोग दोस हु आर वेल ट्रेन्ड इन एआई स्किल्स, इन देयर पर्टिकुलर स्किल्स। कितने लोगों को ट्रेन कर लेंगे? 10 लोगों का काम तो एआई कर ही दे रहा है। प्रूफ रीडिंग कर दे रहा है, ड्राफ्टिंग कर दे रहा है, लेटर बना दे रहा है। करेक्ट।
आप बहुत ज़्यादा चाहिए तो मेल वाइल का भी अब नए फीचर्स आ गए हैं कि वो आपके जो सेक्रेटेरियल एकदम वर्क है एकदम वो भी हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि बटलर तक का काम करके दे जो दे रहा है। रिपीटेटिव वर्क्स हैं वो खतरे में है। और जो आम आदमी की ज़रूरत है, हाँ, जैसे नॉर्मल हर आदमी तो इतना एक्सपर्ट नहीं है, वो एवरेज लोगों का बिल्कुल। अगर एक समूह है तो वो तो सारे के सारे हाँ, वो तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर तैयार राइट हो रहा है। राइट राइट। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि इतना पैसा लगा के लोग डिग्रियां ले रहे हैं, उसके बाद नौकरी उनको अभी भी मिलनी इतनी संभव नहीं है, और फिर उसके बाद एआई का ये दौर आ रहा है, इसके लिए लोग तैयार कैसे होंगे, इसको सामना कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जी। जब आप कोई चीज़ को रोक नहीं सकते, तो आप अपने आप को तैयार कीजिए उसके लिए। जी। तो एक एल्विन टॉफलर, हम्म। जिनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोस हु कैनॉट रीड एंड राइट, बट दोस हु कैनॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जो पढ़ाई जी। अभी हम लोग कर रहे हैं, ये ये अभी जो मॉडर्न जॉब वर्ल्ड के लिए शायद ये फिट नहीं बैठता है। तो वी हैव टू बी इंडस्ट्री रेडी। तो हमारा जो करिकुलम है, इसको तो पहले हम लोग को बदलना पड़ेगा। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, ये बहुत ही अच्छा है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, स्किल्स, हैंड्स ऑन स्किल्स ट्रेनिंग, ये सब पे इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। बट आपने एक बात बड़ी सही की, जैसे आपने पेज डिज़ाइन कर लिया एआई से, अब अगर जैसे आप जैसे 100 200 300 लोगों ने इसको एआई से डिज़ाइन करना शुरू किया, तो ऐसी बहुत सारी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनीज है उनकी तो काम, उनका धंधा तो बंद हुआ, साथ साथ वहाँ जो 10 लड़के काम कर रहे थे वो भी गए काम से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए देखिए, जो इसमें क्या होगा, जो ग्राफिक्स डिजाइनर थे, वो अपने आप को, उनको रिस्किल करना पड़ेगा कि एआई का इस्तेमाल करके हाउ कैन आई बी बेटर डिजाइनर। ठीक है, अभी सबका बस का बात नहीं है कि एआई का इस्तेमाल करके ऐसे कवर शायद पेज मुझे लगता है 15 करोड़, नहीं आई एम सो सॉरी, शायद 15% पूरी दुनिया की आबादी है जो भी एआई यूज़ कर रही है। हाँ, वही है। अभी इंडिया में जैसे अभी हमारे स्कूल लेवल पे भी एआई करिकुलम स्टार्ट हो गया, क्लास 3 ऑनवर्ड्स। सारे स्कूल टीचर्स को एआई ट्रेन किया जा रहा है। सारे जो सरकारी कर्मचारियां हैं, जी। अधिकारियां हैं, उनको जी एआई जी। स्किलिंग दी जा रही है। तो बहुत एक बड़ा मुहिम चल रहा है देश में एआई का लिटरेसी के लिए। तो ये जरूर है कि एआई से नौकरियां जाएगी, लेकिन मैं बार बार फिर से कहता हूँ कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रीस्किलिंग करना पड़ेगा। आपको एआई टूल्स, एआई मॉडल्स का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा, जी। ताकि यू कैन बी बेटर। इफ़ यू आर ग्राफिक डिजाइनर, यू कैन बी बेटर ग्राफिक डिजाइनर। इफ़ यू आर ए कंटेंट राइटर, यू कैन बी बेटर कंटेंट राइटर। इफ़ यू आर बट ये जो सरकारी स्कूल्स हैं यहाँ पे तो आप एआई पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं अभी तक? शुरू हुआ है, अभी हुआ है, उस लेवल पे नहीं हुआ जहाँ जितना होना चाहिए, लेकिन ये है, सरकार का मकसद है। जी। इनफैक्ट बजट में भी इसके लिए प्रोविजन किया गया है, 2000 अभी 26 का जो बजट में। और सरकारी स्कूल में एआई का इसका सोच है सरकार का। ठीक है, मान लिया। एआई के बारे में आपने बताया ज़रूरी है, हर को पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे एआई का जिस तरह से यूसेज बढ़ रहा है, जी। समझ में आ रहा है कि भविष्य किधर जा रहा है। क्या ये खतरनाक नहीं है? देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, वो भी वैसी। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, इफ़ यू डोंट यूज इट वेल, इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ, राइट। एरोप्लेन्स का ले लीजिए, स्टीम इंजन का ले लीजिए, कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो वैसे ही ये भी वैसा ही एक टूल है, इट्स ए टूल। इसका आप इस्तेमाल अगर इसको करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे जो चैलेंजेस हैं देश में, शिक्षा को लेके, हेल्थ को लेके, कृषि को लेके, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग को लेके, ये सब चीज़ हम लोग एआई का इस्तेमाल करके उसका बहुत अच्छा समाधान कर सकते हैं। कब तक आएगा ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल? देखिए, कुछ राज्यों में तो है, राजस्थान फॉर इंस्टेंस, शायद कर्नाटका में भी है। और इस पे एक वकील होने के नाते मैं तो इस बारे में कई बार बोल भी चुका हूँ, संसद में भी और संसद के बाहर भी, कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। और सेंट्रल एक्ट, स्टेट्स में तो ठीक है, यस, कई सारे राज्यों में है, बहुत जरूरी, बट सेंट्रल एक्ट जरूरी है। बिकॉज यूनिफॉर्मिटी बहुत एडवोकेसी जरूरी इज ए है। लीगल, इज ए नोबल प्रोफेशन, राइट। एंड एडवोकेट्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। जी।
हम लोग हमेशा कहते हैं, सो दे असिस्ट द कोर्ट इन डिस्पेंसिंग जस्टिस। जी। और एक वकील को अगर वो माहौल नहीं मिलेगा, वो सिक्योर एक फीलिंग नहीं आएगी, तो वो अपना काम ठीक से कर नहीं सकता है। और कई सारे इंस्टेंसेस हमें देखें, दिल्ली में ही देखें, जहाँ पे वकीलों को पीटा गया है, वहाँ पे उनको डराया गया बदमिजाजी हुई उनके साथ, है। तो ये जरूरी है, थाने में जाते हैं वहाँ बदमिजाजी हो जाती है। तो देखिए डॉक्टर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट हो, उसको भी मैं उनके लिए सपोर्ट तो करता हूँ। काफी हद तक आ गया था। आ गया है, लेकिन एक सेंट्रल एक्ट नहीं है जी। इस पे भी, मैं उसको भी समर्थन करता हूँ। आपने वकीलों को नोबेल बता दिया, आपने वकीलों को बताया मेहनत करना है, वकीलों को एआई भी तैयार करना है उनकी कुछ कुछ आपने वकीलों को उस तरह से कर दिया जैसे आपने वो गाइड मूवी देखी थी देवानंद, उसमें राजू होता है, राजू गाइड का जो कैरेक्टर निभाता है, तो उसमें क्या होता है कि गांव वाले उसको भगवान जैसा बना के ना उसको खाने देते हैं ना पीने देते हैं, अल्टीमेटली वो निपट जाता है। वकीलों को आपने इतना नोबेल कहा, वकील साहबान जो सुनेंगे वो बहुत खुश होंगे, पर इसके पीछे का एक जो इसका जो बैकड्रॉप है वो ये है कि वकालत करें कैसे वो, जैसे एडवोकेट्स एक्ट के हिसाब से वो अपना प्रमोशन कर नहीं सकते क्योंकि वो नोबेल हैं जी, वो क्लाइंट से काम मांग नहीं सकते क्योंकि वो नोबेल हैं, अगर वो प्रमोशन करते हैं तो उनको आप डिस्क्वालीफाई कर दें क्योंकि वो तो नोबेल थे। तो ये जो आपने उनको नोबेल प्रोफेशन का आपने उनको सम्मान दिया है जी, इससे पेट कैसे भरेगा? मेरा पर्सनल व्यू इसमें ये है कि इसमें बुराई क्या है। देखिए आपने सही कहा, हाँ आप ये कर सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट्स आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, जैसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है सीनियर डेजिग्नेटेड वंस यू हैव सीनियर गाउन। तो लेकिन आपने सही कहा, सीनियर बन गया उसको जरूरत है, जरूरत बात ही तो नहीं। यहाँ हो रही है बिल्कुल, जो यंगस्टर है। लेकिन देखिए मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है, तो इसमें शुरू में जो प्रैक्टिस शुरू करते हैं उनको कोई एक एस्टेब्लिश्ड लॉयर या कोई सीनियर लॉयर के चेंबर में सीखना चाहिए। 3-4 साल 5 साल कम से कम आप सीख के उसके बाद क्या है, आपका क्लाइंटेल आप बनाइए, उसके बाद आपका एक नाम आएगा, आप रेगुलर कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप मतलब आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पे, आपका काम नहीं भी होगा तो आप बैठ के आर्ग्यूमेंट सुनिए, सीनियर लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैसे जजेस मान लिया काम सीख गए, हाँ। अब क्या, देखिए अच्छे क्लाइंट कैसे मिलेगा? क्लाइंट मिल जाती है, अगर आप अच्छे लॉयर्स हैं, 5 साल 6 साल आपका प्रैक्टिस हो चुका है तो आपको काम की कमी नहीं होगी, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, काम की कमी नहीं होगी। लेकिन वही है, देखिए मैंने कहा अच्छे लॉयर्स हैं, तो बहुत बार हम लोग क्या है कि 8 साल 10 साल होने के बावजूद भी वही सीरियस नॉन सीरियस लॉयर्स बहुत देते हैं, तो उसमें बहस नहीं करना बहस है, नहीं करना चाहते हैं, वो बस मतलब कटते हैं। हाँ, वो एक मतलब कहीं से क्लाइंट पकड़ लिए, उससे पैसे ले लिए, दुख के साथ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशन में हूँ। लेकिन आप तो खुद जानते हैं ऐसे बहुत बिल्कुल लोग हैं, तो हाँ। लेकिन जो अच्छे, जो सीखने के लिए इच्छुक हैं, जो मेहनत करने के लिए इच्छुक हैं, 5-6 साल में, 5 साल तो स्ट्रगल है इसमें, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, जजेस सिक्योरिटी को लेके आपका कुछ विजन है? आपको लगता है उनको सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं? नहीं, मिल काफ़ी है, देखिए काफी है सिक्योरिटी। मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये समस्या कैसे होती है। जब स्ट्राइक कॉल होती है, हाँ, तो लॉयर्स फिजिकली हावी होने की कोशिश करते हैं। जी, जी। और मैंने कई कोर्ट्स में देखा है कि जजेस को वापस अंदर जाना पड़ता है। अगर हमारे एडवोकेट ब्रदर्स को स्ट्राइक करनी है तो बिल्कुल करें, बट जज साहब को जबरदस्त, उनकी थोड़ी ना स्ट्राइक है। हाँ, करेक्ट। आपका सुप्रीम कोर्ट का वेरी फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, जहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई वकील रोक या सकते litigant, साहब, मारपीट हो जा रही है वकीलों के साथ, मारपीट हो जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, बिल्कुल बदमिजाजी हो गई वकील साहब के साथ, हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को इन्फोर्स देखिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, एक वकील ब्रदर होने के नाते, मतलब अपने फेलो ब्रदर्स जी जी, कि देखिए हम समाज में हमारी एक रेपुटेशन है, और हमारी बिहेवियर से हमारी रेपुटेशन, समाज में अगर बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं है, ये मानते हैं, देखिए वकीलों का रेपुटेशन सच बताइए, बीइंग ए नोबल प्रोफेशन इट्स स्टिल नॉट द बेस्ट, ठीक है। तो हम लोग को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों नहीं है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्राइक पे चले जाएंगे, अगर पुलिस के साथ हम लोग टसल हुआ तो स्ट्राइक पे चले गए, तो ऐसे, तो जज साहब की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो स्ट्राइक पे चले गए। आप देखिए आज आप एक लोन लेने के लिए जाइए, आप अगर लिख दिए, आप वकील हैं,
तो मोस्ट लाइकली यू विल नॉट गेट द लोन। बस लोन या घर में रेंट लेने के लिए आपको शायद कोई शादी भी नहीं होती है आसानी से। तो इसको हमको खुद ही देखना घर पड़ेगा नहीं कि मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई शादी पंगा नहीं ले, होगी। क्योंकि सबको सोचता है यार कि इसके साथ कौन पंगा लेगा, ठीक है। तो दैट इज द रेपुटेशन वी कैरी टुडे, इसको बदलना होगा। तो ये तो कोई कानून से नहीं बदलेगी, ये तो हमको ही इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। एज ए फ्रैटर्निटी, एज द लीगल फ्रैटर्निटी, वी हैव टू वरी अबाउट आवर ओन रेपुटेशन। कानून से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझे बताइए। नहीं एडवोकेट्स के जो कंडक्ट है उसका तो खैर वो खुद ही तो है ही, अपने- बार काउंसिल हाँ, तो है ही, वो खुद ही हाफिज हैं अपने, एकदम, उस पे एकदम। हमारा आपका क्या ही पकड़ है। बट हाँ। ये जो स्ट्राइक पे जजेस को रोका जाता है, ये मैं इसको लेके इसलिए थोड़ा गंभीर हूं कि जो व्यक्ति साल से 2 साल से 6 महीने से जेल में है, बड़ी मुश्किल से उसकी तारीख आई है जमानत की सुनवाई के लिए, और उस दिन स्ट्राइक हो गई, मैटर टल गया। हाँ। फिर वो क्या क्या टला, उसमें फिर उसकी फैमिली का हैरेसमेंट, उसका हैरेसमेंट, उसका जो विश्वास टूट रहा है कानून से, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा जा रहा है। विटनेस आए होंगे तो उनको विटनेस वो भी जाएंगे वापस। नहीं, ये तो बहुत ही बड़े तो ये तो कुछ कानून ऐसा होगा कि अगर कोई वकील साहब रोकते हैं तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल, या फिर वर्चुअली कीजिए आप। तो वकील वर्चुअली आर्ग्यू करें तो कोई रोक ही नहीं सकता। पर जज साहब को जब अंदर भेज दिया जा रहा है सीट से उठा के, तो कैसे काम चलेगा? इसका तो देखिए, टेक्नोलॉजी में जज अपने चेंबर में हियरिंग कर सकते हैं, या मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन अल्टीमेटली तो ये तो वकीलों बड़ा दुर्भाग्य हो गया ना कि जज साहब डर के कमरे में सुनवाई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आप क्या कर सकते हैं? कितने वकीलों को आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आज तक पनिशमेंट हुआ, मुझे नहीं तो फिर उनके रोल पे चढ़ेगा। हाँ। फिर अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका इम्पैनलमेंट बाधित होगा, फिर उनका उनका जो एलिवेशन एज अ सीनियर वो बाधित हो सकता है, उनका एलिवेशन एज अ जज बाधित हो सकता है। अगर रोल पे चढ़ा तो फिर तो जज साहब लिख देंगे भाई मुझे काम करने से रोका। या ये सीसीआर टाइप का जैसे होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, हाँ, या हाँ। सीसीआर होता है, हाँ। तो वकीलों का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और जो वायलेट कर रहा है उसको उसको नोट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बीसीए आप लॉयर ब्रदर्स हैं, आपको स्ट्राइक करना आपका राइट है, गलत हुआ बिल्कुल स्ट्राइक करिए। कोई जज साहब आपके साथ सपोर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करें, पर आप जबरदस्ती किसी को रोकना, जबरदस्ती उसको चैम्बर भेजना, ये तो मुझे नहीं समझ में आता कि जायज है। एक्सेस टू जस्टिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ फंडामेंटल राइट, लिटिगेंट, करेक्ट, ठीक है। सो यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग हिज फंडामेंटल राइट। तो ये बिल्कुल हम लोग सहमत हैं, आपकी जो भावना है और जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे। बहुत ऐसे लॉ मेकर, इसमें आपका क्या कोऑपरेशन मिलेगा ये बताइए सहमति के साथ? देखिए, मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, मेरे जो वकील भाई हैं इनको, आप बिल भी पेश कर सकते हैं, बिल पेश कर सकते हैं मैं, लेकिन ज्यादा आवाज को आप मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। देखिए, आप एक ये कहते हैं ना, एक जूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत ही मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है, व्हाट डिटर्स क्राइम इज नॉट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। राइट। अगर जैसे कभी कभी रेप के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की जाती है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि रेप कम हो जाएगी अगर डेथ पेनल्टी भी हम लोग ले आए हमारे कानून में, व्हेन द कन्विक्शन रेट इज ओनली 4%। राइट। भले ही आप बोलो कि 5 साल की सजा होगी हर रेपिस्ट को, और 100% कन्विक्शन आप गारंटी करते हो, तब फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही कानून तो देखिए बना सकते हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वही वकील ही करेंगे। आप तो इट्स लाइक यू नो। बट कानून क्या है? आप कानून किसे मानते हैं? जेरेमी बेंथम को कानून मानते हैं, ऑस्टिन को कानून मानते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, बार मिसकंडक्ट तो है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैन टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट एन एरिंग लॉयर ऑन मिसकंडक्ट है, अपन मिसकंडक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, हथियार है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, लेकिन वही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अगेन ए बॉडी ऑफ लॉयर्स। तो इसमें देखिए आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन मैटर जी, करता है। जी। तो मैं तो वही अपील करूंगा कि देखिए, प्रोफेशन के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन, वकीलों को और बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेनी चाहिए कि देखिए, यू कैन नॉट, आपके स्वार्थ है, ठीक है, आपके डिमांड जो है वो जेन्युइन है, ये भी मानते हैं, लेकिन इसके लिए आप लिटिगेंट्स को हरास नहीं कर सकते, जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये आई थिंक एक मैसेज जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। एजुकेशन ऑफ लॉयर्स इज इम्पोर्टेंट। डेटा पे बात करना चाहता हूं मैं जी, कि डेटा को आप किस तरह समझते हैं, जो एआई का इतना बोलबाला है,
और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और शायद बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि हम चैट जीपीटी या क्लाउड पे जो कुछ भी डालते हैं वो उनके मेन सर्वर में भी शेयर हो रहा है जी। और एक तरह से आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स, आपका पर्सनल डेटा पब्लिक डेटा बनता जा रहा है एकदम। उसमें एक सेटिंग होती है जिसको लोग जाके डिसेबल कर सकते हैं, बट बहुत कम शायद आप उनको गिन सकते हैं हाथ में जो ये बात जानते हैं। अदरवाइज 99.9% इस बात को लोग नहीं जानते कि हर वो चीज जो चैट जीपीटी पे डाली जा रही है या क्लाउड पे किसी भी वो पब्लिक पे शेयर हो। देखिए, आप ये मान के चलिए कि कुछ भी आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जी आप पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और कभी भी वो सामने आ सकती है। आप ये मान के चलिए, ये मैं आपके हर दर्शक को ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल 100% प्राइवेसी इन दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया स्पेस। डेटा अभी हमारी पार्लियामेंट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पारित की, ठीक है। इससे पहले हमारी देश की जो डेटा है, ठीक है, ये जो टेक कंपनी से, चाहे गूगल हो, मेटा हो, सेल्सफोर्स हो, अमेजोन हो, इनकी सर्वर सब यूएस या दूसरे कंट्रीज में थी। तो हमारी डेटा ये लोग लेके उनके जो सर्वर में रखते थे इंडिया के बाहर, और वही डेटा को वो अपने जो एआई मॉडल्स या एआई एप्लीकेशंस के लिए ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते थे, और जो प्रोडक्ट निकलता था एआई मॉडल, एआई एप्लीकेशन, कुछ भी, उसको हमको बेचते थे, ठीक है। चैट जीपीटी का फ्री वर्जन भी है, लेकिन उसका पेड वर्जन भी है। तो वो चैट जीपीटी मैं खरीदता हूँ, चैट जीपीटी का वो मॉडल कैसे बना, वो हमारे देश ऐसे हमारे जैसे और भी देशों के डेटा को लेके उन्होंने अपना मॉडल्स को ट्रेन किया, और उसके बाद उनको मतलब ट्रिलियंस ऑफ डेटा सेट्स को उन्होंने यूज़ किया, ट्रेन किया, और फिर एक मॉडल निकाला जिसको हम लोग खरीदते हैं। तो हमारी डेटा वो लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर हमको बेचते हैं। सो डेटा हैज़ बिकम ए स्ट्रेटेजिक एसेट। तो इसके लिए हम लोग को अपने जो डेटा है इसका भी सुरक्षा, उसका भी मतलब जो डेटा का जो क्या बोलते हैं, मतलब प्रोटेक्शन इज सो एसेंशियल। तो एक तो मैं पर्सनल लेवल पे ये कहूँगा कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट डेटा यू शेयर। सबसे पहले अपने जो एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें सेटिंग में जाके शेयरिंग डेटा वाला ऑप्शन ऑफ करिए। ठीक है, उसमें कुछ आपके फीचर्स आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप वो सेटिंग्स को डिसेबल करते हैं तो आपको वो ये फ्री वाले में होगा, क्योंकि पेड वाले में कर सकते हैं। पेड वाले में 99% लोग फ्री यूज करते हैं, तो ठीक है, लेकिन केयरफुल होना जरूरी है। दूसरी बात एट द सोवरेन लेवल डेटा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ की जनता है हमारी, जिसकी 50% इज अंडर 25 साल से कम। 70 करोड़ की हमारी आबादी है। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर 35 जी। 100 करोड़ की हमारी आबादी 35 साल से कम है, और यही उम्र है जो सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करती है, सबसे ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस करती है, ऑनलाइन आईटी सोशल मीडिया यूज़ करती है। तो हमारी डेटा को हमारी देश के जो एआई मॉडल्स को बनाने में हम लोग उसको इस्तेमाल करें, ना कि कोई बाहर की कंपनी उसको लेके मॉडल बनाए और फिर हमको ही बेचे। आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं कालाहांडी को आप? बहुत बदल गया। देखिए, जो कालाहांडी का जो था स्थिति 80 दशक में, 70 80 90 दशक में, अभी बहुत बदल गया है। और अभी इससे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग का, और नीति आयोग के जो पैरामीटर्स हैं, प्राय सारे पैरामीटर्स इंडिकेटर्स में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो मैं मानता हूँ कि इसकी जिस तरह से प्रगति कर रहा है कालाहांडी, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। अभी पलायन बहुत लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री कम है, तो माइक्रो एमएसएमई की वहाँ पे शुरू करने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे कॉटन, बहुत अच्छा क्वालिटी कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल है। अच्छा। तो एपरल इंडस्ट्री की बहुत अच्छी वहाँ पे स्कोप है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत अच्छा होता है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग इस पर फोकस करें और एमएसएमई को प्रमोट करें, तो मैं मानता हूँ कि कालाहांडी में जो पलायन की जो समस्या है तो वो रुकेगी, और इकोनॉमिकली, सोशली बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा। आज का अंतिम सवाल, देश को लेके आपका विजन क्या है आने वाले 5 से 10 सालों में? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, यही हम सबके लिए भी एक क्या इंस्पिरेशन है।
और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 25 साल आगे का जो 25 साल अमृत काल है, इन्होंने 2022 में ये बात कही थी, विकसित भारत की बात। तो ये 25 साल देश के लिए बहुत अहम है और हम लोग अगर मेहनत करेंगे, हम लोग अगर देश के लिए काम करेंगे तो 2047 जब हमारी 100 साल की आज़ादी की पूरी हो जाएगी तो हम लोग विकसित भारत बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और जिस तरह से तरक्की कर रहा है देश, आज देखिए हाईवेज देखिए, आज हेल्थ केयर देखिए, आज सोशल वेलफेयर स्कीम्स देखिए, टेक्नोलॉजी में देखिए, डिजिटल। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आज यूपीआई का देखिए, आप रियल टाइम पेमेंट, मैं 100% श्योर कि आप दिन में 5-6 बार यूपीआई यूज़ करते हैं। आपको पता है पर डे 70 करोड़ ट्रांजेक्शन होता है यूपीआई का, 70 करोड़ पर डे, विच इज़ 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक हमारे देश में। तो दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज सबके पास आधार कार्ड है, मोबाइल फ़ोन, 100 करोड़ जनता के पास स्मार्टफोन है। तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगला जो 15-20 साल है ये देश का बेस्ट पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया है, भारत के लिए स्वर्णिम जो काल है। तो बस मैं यही चाहता हूँ। ये सपना तो आपने बीजेडी के साथ भी देखा था, फिर उनको क्यों छोड़ा? एकदम नहीं, देखिए बीजेडी का मैं जब बीजेडी में था तो भी प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत ही एक प्रशंसक रहा हूँ, मेरा पब्लिक डोमेन में है उनका। बीजेडी मैंने छोड़ा 2024 में जी। इसके कई सारे कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण है, कि कुछ व्यक्तिगत कारण है, लेकिन बीजेडी हो या फिर देखिए एक लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही एक रोल है विपक्ष का जितना रूलिंग पार्टी का है। तो चाहे वो बीजेडी हो, कोई और रीजनल पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस हो, सबका रोल है। तो जो विकसित भारत का जो मेरा सपना है, मतलब देश का जो सपना है जिसमें मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक उसमें हिस्सेदार हूँ, इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन मैं बीजेडी का मेरा छोड़ने का जो मैंने कहा व्यक्तिगत कारण भी है और मेरा कुछ सीनियर लीडर्स के साथ वहाँ पे नहीं बन रहा था और मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर नवीन बाबू के साथ मेरा बहुत मुझे नवीन बाबू ने दिया है। इनफैक्ट एट द एज ऑफ 44 उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा है। तो मैंने जब छोड़ा तब भी कहा था, उसके बाद भी मैं कहूँगा कि नवीन बाबू ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उनका जितना आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, मतलब शिकायत नहीं करते आपसे कि उन्होंने आपको राज्यसभा भेजा और आप देखिए बिल्कुल उनको दुख तो जरूर हुआ है, इसमें कोई ये दोहराई, कोई ये नहीं है, शक नहीं है। लेकिन कुछ जैसे ये डिसीजन मैंने कहा है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कुछ व्यक्तिगत रीजंस की वजह से तो मैंने छोड़ा। लेकिन मैं मानता हूँ कि दिस इज नीड फॉर रीजनल पार्टी। हो सकता है मैं आई वॉज नॉट दी फिट इन दैट पार्टी, ठीक है, हो सकता है पार्टी डिड नॉट नीड मी एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी थिंग्स हैपेंड, तो मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन नवीन बाबू इज वेरी वेरी लव्ड पॉलिटिशियन इन ओडिशा और 25 से 24 साल मुख्यमंत्री रहना ये छोटी बात नहीं है। बड़ा अच्छा लगा और मैंने आज की बातचीत को बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पे एंजॉय किया और उम्मीद है कि बहुत कुछ वकीलों को और जज साहिबान को सुनने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। May it please my lords, in association with Voice of Hindustan, presents The Legends, an initiative by Hindustan Asset Reconciliation and Securitization Limited, powered by Vedic Legal and Company.